कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक शहर को जो कि पूरा तबाह हो चुका रहता है और उसी के बीच में एक लड़का खड़ा रहता है जिसका हालत पूरा खराब रहता है। ढंग से उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। वो अपने तलवार के सहारे वहाँ पे खड़ा रहता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा। मेरा नाम है वेन्यू और मैं एक 4th ग्रेड का वॉरियर हूँ। जैसे ही मैंने स्क्वाड को ज्वाइन किया था वैसे ही मुझे एक मिशन के अंदर भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेन टीम ने हमें धोखा दे दिया। उन्होंने हमारा चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो एक 5th ग्रेड के म्यूटेंट बीस्ट को अपने जाल में फंसा सकें। लेकिन ये भी सही है, उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर खड़ा होता है और इधर से वेन्यू अपना तलवार लेकर रेडी हो जाता है और वो पीछे घूम के चिल्लाता है कि मेरा अब इस डूमडे से मन भर चुका है। और उसके बाद वो सोचता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अफसोस वो मॉन्स्टर पहले इसके ऊपर हमला कर देता है। अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा खून इधर उधर उड़ रहा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर का हाथ पहले ही वेन्यू के पेट में घुस चुका होता है। यानी कि वेन्यू का कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग को देखते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर एक लड़का अचानक से काफ़ी ज़ोर से उठता है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने सपने में कोई भूत देख लिया हो। खैर, इसके बाद ये अपना आंखें खोलता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है। वो कहता है कि ये आखिर मैं अभी जिंदा कैसे हूँ। वो बगल में मुड़ के एक घड़ी को देखता है जहाँ पे अभी 25 मई 2117 हो रहा होता है। वो घड़ी का टाइम देखकर कहता है कि ये डेट तो 1 साल पहले की है ना। मुझे ये मत कहना कि मैं समय में पीछे आ गया हूँ। तभी इसके फ़ोन में एक मैसेज आती है। वो चेक करता है तो यहाँ पे जो इसके कंपनी का बॉस रहता है ये इसको बोलता है कि थोड़ा ओवर टाइम कर लेने के लिए, क्योंकि उनका कंपनी में थोड़ा मतलब काम का प्रॉब्लम चल रहा है। तो इसको ये बोलता है ओवर टाइम करो, ज़्यादा पैसा भी दे दूंगा। ये सोचता है क्या ये मुझे ओवर टाइम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन जो मेरा कंपनी है वो तो जब डूम्सडे आया था उस टाइम पर ये तो तबाह हो गया था। इसके बाद ये अपना फ़ोन को धीरे से नीचे रख देता है और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एकदम चुपचाप बैठ जाता है। मैं सच में समय में पीछे आ चुका हूँ। हा 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 हा, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं समय में पीछे आ चुका हूँ। अब मैं समय में पीछे आ ही चुका हूँ तो इस बार कोई भी मुझे चारे की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना ही कोई मेरा फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि इस बार मैं अपनी किस्मत का मालिक खुद रहूँगा। अभी के टाइम पे ज़ॉम्बीज़ आना शुरू नहीं हुए हैं, यानी कि अभी मैं अपने सारे कदम एकदम अच्छे से उठा सकता हूँ ताकि मैं सारी चीज़ों की तैयारी अच्छे से कर पाऊँगा। समय के साथ लोगों के बीच की दूरियाँ धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, इसलिए मुझे पहले ही तैयार रहना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर से मेरा वही हाल होगा जो कि मेरा इसके पिछले बार हुआ था। वेन्यू ये सारी चीज़ों को सोच ही रहा होता है, कहीं से बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। कोई चिल्ला रहा होता है कि बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और हमें आवाज़ से पता लगता है कि ये कोई हस्बैंड और वाइफ है जो कि आपस में मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा टाइप का कर रहे हैं। और उसमें से जो वाइफ रहती है कहती है कि नहीं रुक जाओ, मुझे काटना बंद करो, ये क्या कर रहे हो, मतलब हो रहा होता है। और तभी वहाँ का जो दरवाज़ा रहता है वो सीधा खुलता नहीं है बल्कि सीधा हवा में उड़ के आता है। और तभी उस दरवाजे के पीछे से एक औरत आके सीधा वेन्यू के सामने गिरती है, जो कि लग रहा है कि यहाँ पर इसका खेल ख़त्म हो चुका है। और तभी दरवाजे के पीछे हम देखते हैं किसी आदमी को, वो भी एकदम काला काला। और फिर वहाँ से जब धुआं हटता है तब हमें देखने को मिलता है कि असल में ये एक ज़ॉम्बी है। इसके बाद हमें ज़ॉम्बी के बारे में कुछ बताया जाता है। वो बताते हैं कि ज़ॉम्बी एक ऐसा क्रीचर होता है जो कि अपना दिमाग खो चुका रहता है, यानी कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं सकता है और बस वो एक चलता फिरता मरा हुआ इंसान होता है। लेकिन जो उसका स्ट्रेंथ यानी कि जो उसका शक्ति या फिर जो उसका भागने का स्पीड रहता है वो सब नॉर्मल इंसान से बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन तुम इसे कितना भी मार लो वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अगर इसे मारना चाहते हो तो इसका जो मैजिक कोर रहता है वो निकालना होगा या तो तोड़ना होगा। उस ज़ॉम्बी को देखकर वेन कहता है कि आखिरकार ये आ ही गया, इस दुनिया के तबाही का शुरुआत। और इसके बाद वो अपने हाथ में एक काफ़ी मस्त दिखने वाला चाकू निकाल लेता है और कहता है कि चलो ये चीज़ सही हुआ कि मैंने पहले से ही एक हथियार खोज कर रेडी हूँ। अगर मेरे पास ये वाली हथियार नहीं होती तो मैं बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकता था। हम देखते हैं कि ये जो ज़ॉम्बी रहता है ये काफ़ी तेज़ में वहाँ से सीधा जंप करके आता है वेन के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन एक सेकेंड भाई, जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो तो स्लो होते हैं ना, ये इतने तेज़ में कैसे आ रहा है? सभी ज़ॉम्बीज़ के अंदर जो उनका मैजिक कोर है वह उनके बॉडी में अलग अलग जगह पर रहता है, इसलिए जो लोग इन ज़ॉम्बी से पहली बार फाइट करते हैं वो लोग हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास अपने पिछली ज़िंदगी का सारा एक्सपीरियंस है और सारा नॉलेज है, इसलिए अगर तुम इस वाले ज़ॉम्बी को एक बार में सही जगह पर हमला कर देते हो तो तुम एक बार में ही इस ज़ॉम्बी को आराम से मार सकते हो।
उस जॉम्बी को मारते ही सिस्टम का एक मैसेज आता है जो कि बोलता है कि तुमने एक 0 ग्रेड के जॉम्बी को मार दिया है, इसके वजह से तुम्हें रिवार्ड के तौर पे 1 पॉइंट दिया जाता है। ये देखकर वेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि बहुत अच्छे, ये बिल्कुल मेरे पिछली ज़िंदगी की तरह है, अगर तुम किसी जॉम्बी को मारते हो तो तुम्हें उससे पॉइंट मिलेंगे। जब डूम्सडे आया तब उसके साथ साथ इस पूरे दुनिया में तबाही मच गई, जिसके वजह से सारे रुपए पैसे एकदम कचरे के टुकड़े बन गए। और उसके साथ साथ आया जंगल राज, और जंगल राज के साथ साथ आया पॉइंट एक्सचेंज सिस्टम, जो कि एक स्टोन पिलर के जरिए किया जा सकता है। पॉइंट्स को एक दूसरे से लिया दिया नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको पाया जा सकता है, और वो भी जॉम्बीज को मारकर, म्यूटेटेड बीस्ट को मारकर या फिर मॉन्स्टर्स को मारकर। पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक्सचेंज स्टोन पिलर को छूने पे हम लोग वहाँ से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीज़ों को खरीद सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो अपने क्लास को भी चेंज कर सकते हैं 3 महान क्लासेस के अंदर, और जो कि भाई नॉर्मल सी चीज़ है जो कि हर दुनिया में होता है, यानी कि एक है वॉरियर का, दूसरा है आर्चरर का, और तीसरा है विजर्ड का। मतलब भाई एक तलवारबाज, एक तीरंदाज और तीसरी का जादूगर। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताओ कि अगर आप लोग को इन तीनों क्लास में से एक को चूज़ करना तो आप कौन सा चूज़ करोगे। जो भी अपने क्लास को चेंज कर लेता है वो नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, और ऊपर से अगर कोई अपना क्लास रेयर क्लास के अंदर या फिर हिडन क्लास के अंदर चेंज कर ले तो उसको कुछ बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय या फिर बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली पावर मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है और हम देखते हैं वेन्यू को, जो कि सोच रहा होता है कि अगर मुझे सही से याद है तो मेरे पिछले जिंदगी के अंदर जो सबसे मतलब नज़दीकी स्टोन पिलर था वो यहीं पे पड़ोस के दरवाजे पर था। पिछली ज़िंदगी के अंदर मैं सभी लोगों की तरह अपने ही घर में छुप गया था, और इसके वजह से जब शुरुआत के टाइम पे मुझे पॉइंट जमा करना चाहिए था तब मैं जमा नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार मैं जल्द से जल्द 10 पॉइंट जमा करूंगा और जल्दी से उस एक्सचेंज स्टोन पिलर के पास जाकर एक फर्स्ट ग्रेड का वॉरियर बन जाऊंगा। लेकिन वो अपने आसपास देखता है जहाँ पे बहुत सारे जॉम्बिस ने मिलकर इसे घेर लिया रहता है। वह कहता है कि यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जॉम्बिस आ गए हैं। इसके बाद वो सारे जॉम्बिस आ जाते हैं इसके ऊपर एक साथ हमला करने के लिए। ये कहता है कोई बात नहीं है, मैं इसको अपने चांस के तौर पे लूँगा, और इसके बाद वह जाकर सभी जॉम्बिस को मारना शुरू कर देता है और साथ साथ इसको पॉइंट भी मिलने लगते हैं। एक जॉम्बी आकर वेन के कंधों पर हाथ रखता है। इसके बाद वो आता है, वेन को वो काटने ही वाला रहता है कि वेन उस पर जल्दी से ध्यान देता है और बिना पीछे घूमे हुए अपनी कोनी से उसके पेट पर जोरदार मारता है। मतलब भाई यार ये चीज़ देखकर मुझे भी थोड़ा इस जॉम्बी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन उसके अलावा भाई वेन का जो कोनी रहता है ये भी थोड़ा सा टूट जाता है। वेन को अपने हाथों में थोड़ा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि अभी मेरा जो बॉडी है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने क्लास को चेंज करना होगा। और तभी वो पीछे देखता है, वहाँ पर जितने भी जॉम्बिस रहते हैं एक साथ आ जाते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे देखो, मुझे एक बात की कंप्लेन है यार, ये जो जॉम्बिस रहते हैं ये तो स्लो होते हैं ना, तो ये जॉम्बी भाई ये कूद कैसे रहा है जब ये लोग स्लो रहते हैं। तो वेन भी अपना हथियार लेकर रेडी हो जाता है और कहता है कि आ जाओ, जिसके बाद सभी जॉम्बिस जाते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए और वेन उन सभी जॉम्बिस को एकदम गाजर मूली की तरह काट डालता है। इसके बाद एक फाइनली लास्ट जॉम्बी बचता है जिसको भी वो मार देता है और वहाँ पे एकदम स्टाइल में पोज देकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वेन अकेला खड़ा रहता है और उसके आसपास सारे जॉम्बिस के लाश पड़े हुए रहते हैं। इन सभी जॉम्बिस को मारने के बाद वेन बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो कहता है आखिरकार मैंने जॉम्बिस को मार ही दिया और मैंने फाइनली 10 पॉइंट को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन तभी वो बगल में कुछ देखने लगता है और वहाँ पर से हम देखते हैं कि कोई तो चीज़ आ रही होती है, जिसे देखकर वेन थोड़ा सा मतलब चौंक जाता है और हम देखते हैं उधर से एक काफ़ी खतरनाक दिखने वाला, काफ़ी खतरनाक ऑरा निकालता हुआ एक म्यूटेटेड बीस्ट टाइप का कुछ आ रहा होता है, जिसे देखकर वेन के पसीने छूटने लगते हैं। अब हम फाइनली इस बीस्ट को करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में ये एक कुत्ता रहता है जो कि म्यूटेट हो चुका है और म्यूटेट होकर ये एक अब भेड़िए की तरह दिख रहा है और काफ़ी खतरनाक दिख रहा है। इसे देखकर वेन कहता है कि ये तो हमारे गले का कुत्ता है ना, आखिर ये कैसे म्यूटेट हो गया। वह कुत्ता वेन को देखने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वेन ने इसके कोई बिस्कुट चुरा लिया हो। खैर वेन उसे देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि ये म्यूटेटेड बीस्ट लेवल 1 पे है और अभी मेरा जो पावर है मैं उसके हिसाब से इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इसके बाद वेन जल्दी से वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वह कुत्ता अभी भी इसके पीछे दौड़ के आ रहा होता है। कहता है मेरा बिस्कुट वापस दे दे रे।
भागते भागते वह कुत्ता कुछ सोनिक वेव टाइप का अटैक करता है वेन के ऊपर, जिससे कि वेन जल्दी से साइड होकर बचता है और कहता है कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं हो रहा है। क्योंकि तभी वह कुत्ता जल्दी से जाकर वेन का एक पैर काट लेता है। कहता है बिस्कुट नहीं देगा तो लेग पीस दे दे। पैर पकड़कर वह कुत्ता वेन को सीधा दरवाजे की तरफ फेंक देता है और वह दरवाजा भी लग रहा है शीशे का है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है और इसकी वजह से वेन को बहुत ही जोर से चोट लगती है और इसके बाद वह सीधा जाकर रोड पे गिरता है। और ऐसा लग रहा है कि ये कुत्ते का मन अभी भी नहीं भरा हुआ है, क्योंकि ये कुत्ता अभी भी वेन को जोर जोर से घूरे जा रहा होता है। वेन सोचता है कि ऐसा लग रहा है इस कुत्ते ने अपने आंखें मेरे ऊपर टिका ली है, लेकिन और इसके बाद वह कुत्ता फिर से आता है जम करके वेन के ऊपर हमला करने के लिए और वेन फिर अपना बात पूरा करता है और कहता है कि मैं बिना लड़े हुए इस कुत्ते के हाथों इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ। वह कुत्ता काफ़ी जोर से जंप करता है और वेन के ऊपर आने लगता है। वेन भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से वह कुत्ता वेन के ऊपर ना आकर बल्कि उसके साइड में चला जाता है। इसे देखकर वेन थोड़ी देर के लिए तो चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर वह सोचता है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कुत्ता आखिर मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है। अगर ये मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहा है तो आखिर ये करना क्या चाहता है। क्या ये मुझे उस दुकान के अंदर जाने से रोक रहा है। और तभी वह कुछ नोटिस करता है और बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं इसके सामने एक कोई पोर्टल टाइप का रहता है। ये तो एक ट्रेजर लैंड है। इसके बाद वेन हमें ट्रेजर लैंड के बारे में कुछ बताता है कि ट्रेजर लैंड एक बहुत ही रेयर चीज़ है जो कि इसके पिछले ज़िंदगी में आया करती थी, लेकिन ये चीज़ आखिर कब आती है, कहाँ से आती है और कब जाती है, ये बात किसी को भी नहीं पता है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर कोई इस ट्रेजर लैंड के अंदर चला जाता है तो इसके अंदर से वह बहुत ही अच्छे अच्छे खजाने को ले सकता है। ऐसे खजाने को ले सकता है जो कि बाहर जो स्टोन पिलर रहती है उसके अंदर वो बिल्कुल नहीं मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जितना जल्दी ट्रेजर लैंड के अंदर जाता है उसको उतना ही ज़्यादा अच्छा ट्रेजर मिलता है। इस बीच ने शायद से इस जगह को सबसे पहले ढूंढा होगा, इसलिए ये इस जगह को अपने इलाके की तरह रखवाली कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि ट्रेजर लैंड के अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। ये भले ही चाहे कितना ही मेहनत कर ले, लेकिन इससे इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद वो कुत्ता वेन को और भी ज़्यादा गुस्से की नज़रों से देखने लगता है। वेन ये देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है कि धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि इस कुत्ते ने नोटिस कर लिया कि मैं भी इस ट्रेजर लैंड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। जिसके बाद वह कुत्ता सीधा दौड़ के आता है और यहाँ पे वेन खड़ा रहता है, इसके ऊपर वह कूद कर हमला कर देता है। भाई वो अपना ट्रेजर लैंड इसको इतनी आसानी से थोड़ी ना लेने देगा। उस कुत्ते को अपनी तरफ ऐसे आते हुआ देखकर वेन के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है भागने का, तो वो कहता है कि हटाओ छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद वो भी अपना चाकू निकालता है और इस कुत्ते के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह कुत्ता अपना सर को पीछे खींच लेता है और इसके हमले से बच जाता है। और सिर्फ बचता ही नहीं है बल्कि फिर वापस आकर इसके हाथ पर बहुत ही जोर से काट लेता है। और भाई इतना जोर से काटता है कि यार आप लोग सामने देख ही सकते हो। ये देखकर भाई वेन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह कहने लगता है कि धत तेरी की, यार इसने तो काट लिया। दर्द की वजह से वेन वहीं पे नीचे गिर जाता है, लेकिन वह कुत्ता अभी भी इसके हाथ को नहीं छोड़ता है और दर्द उसको होते रहता है। लेकिन फिर भी वेन अपना दूसरा हाथ इधर उधर घुमाता है और तभी उसके हाथ में एक चाकू मिल जाता है, जिससे लेकर वह उस कुत्ते को लगातार घोंपते जाता है और कहता है मर जा मर जा मर जा, अब बस जल्दी से मर भी जा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस कुत्ते को ये बात पसंद नहीं आई, जिसके बाद वह पूरी ताकत से वेन का हाथ खींचता है और भाई वेन का वो पूरा हाथ ही वहाँ से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से वेन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है आ। इसके बाद वेन दौड़ के पीछे की तरफ आता है और वहीं पे अपना कटा हुआ हाथ को पकड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि धत तेरी की, लेकिन अभी मुझे शांत होना होगा। मेरे बॉडी को चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कट जाए या फिर फट जाए, मैं एक बार अगर अपना लेवल अप कर लेता हूँ तो मेरा बॉडी एकदम पहले की तरह एकदम अच्छे से हो जाएगा। इसलिए ये हाथ कटना ये सब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ तो मेरे पास बस अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुझे कैसे भी करके उस ट्रेजर लैंड के अंदर जाना ही होगा। इसके बाद वेन रेडी हो जाता है उस ट्रेजर लैंड के अंदर जाने के लिए और कहता है कि हटा छोड़ो, अब जो होगा देखा जाएगा। और फिर वो वहाँ से अपनी पूरी ताकत से जंप करता है और जाने लगता है ट्रेजर लैंड की ओर। जाते जाते वो एकदम पास पहुँच जाता है और कहता है कि बहुत अच्छे, मैं बस अब लगभग कर ही चुका हूँ। लेकिन तभी वो कुत्ता एक बार फिर से आता है और
और इस बार ये वेन का फिर से पैर काट लेता है और इधर से वेन को फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और कहता है कि धत तेरी की, ये कमीना कुत्ता कहीं का। इसके बाद वेन उस कुत्ते की तरफ देखता है और कुछ मन में सोचता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये उतना ही पसंद है तो तुम इसे रख ही लो। और इसके बाद वो खुद से ही अपना पैर काट देता है, जिसकी वजह से वो कुत्ता वहीं पे गिर जाता है और फाइनली वेन उस ट्रेजर लैंड के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम ट्रेजर लैंड के अंदर का सीन देखते हैं। यहाँ पे वेन अचानक से पोर्टल से बाहर निकलता है और निकलते ही वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। गिरने के बाद वो थोड़ी देर के लिए तो चुपचाप जमीन पे ही लेटा रहता है और उसके बाद वो फाइनली उठ के बैठ जाता है और अपने सामने देखता है, जहाँ पे उसके सामने एक खजाने की पेटी रखी हुई रहती है। मतलब भाई कोई भी इसका टेस्ट या फिर मॉन्स्टर कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इसको खजाना मिल गया, क्या ही बात है। खैर ये खजाना देखकर वेन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि इस खजाने को पाने के लिए मैंने अपना एक हाथ और एक पैर दोनों का बलिदान दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। इसके बाद वो फाइनली उस खजाने की पेटी को खोल देता है और हम उसके अंदर देखते हैं एक स्क्रोल रहता है पर्पल कलर का, जो कि यार देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। उस स्क्रोल को देखकर थोड़ी देर के लिए तो वेन भी नहीं समझ पाता है कि आखिर ये क्या चीज़ है, लेकिन तभी वो स्क्रोल अचानक से हवा में उड़ने लगता है। इसे देखकर वो कहता है कि क्या ये एक हिडन क्लास का स्क्रोल है, और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और कहता है कि मेरा इतना ज़्यादा मेहनत आखिर बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि जो भी हिडन क्लास होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मल क्लास है उससे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन एक बात पक्का रहता है कि जो हिडन क्लास का नॉर्मल स्किल रहता है वो नॉर्मल क्लास से बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद वेन धीरे से उस स्क्रोल को छूता है, लेकिन जैसे ही वो उस स्क्रोल को छूता है वो स्क्रोल के अंदर से बहुत ही तेज में लाइट आने लगती है और फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। और जैसे ही वो गायब होती है वैसे ही वेन का जो एक हाथ रहता है कटा हुआ वो फिर एकदम पहले की जैसा ठीक हो जाता है। तभी सिस्टम का भी मैसेज आता है, वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने आपका क्लास चेंज कर लिया है और आपका अभी का क्लास है सोल मास्टर का। मतलब भाई ये क्लास का नाम तो मुझे काफ़ी मस्त लग रहा है। ये सभी चीज़ों को देखकर वेन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। वो कहता है कि मेरे क्लास चेंज करने के बाद मेरा लेवल अप भी हो गया, इसके वजह से मुझे जितने भी चोट लगी थी, मुझे जितने भी घाव हुआ था वो सारा का सारा एक बार में एकदम अच्छे से ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये काम के बीच में मुझे एक नया स्किल या फिर नया टैलेंट, तुम जो भी कह लो, वो भी एक मिल चुका है। जो 3 मेन क्लासेस होती है वो जब लेवल 1 पर रहती है तो उसके अंदर जो स्किल मिलता है वो सिर्फ F रैंक का ही होता है, लेकिन मैंने अपना एक हिडन क्लास चेंज किया है तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर मुझे कौन सा रैंक का स्किल मिलने वाला है। इसके बाद सिस्टम का एक मैसेज आता है जो कि कहता है कि तुम अभी के टाइम पे एक लेवल 1 के सोल मास्टर हो, जिसकी वजह से तुम्हें जो मतलब स्किल मिलेगा वो है सोल रेल्म का। और ये वाला स्किल का कोई भी रैंक नहीं है, क्योंकि ये स्किल एक स्पेशल और यूनिक स्किल है। इसको तुम किसी के साथ बदल नहीं सकते हो या फिर भूल नहीं सकते हो। अब हम देखते हैं ये सोल रेल्म स्किल के बारे में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक मतलब गेट की तरह होता है जिसके अंदर ये अपने सोल समन्स को रख सकता है, और जब भी ये अपना लेवल अप करेगा तब इसको एक नया सोल रेल्म मिलते रहेगा। इसके बाद हम एक काफ़ी अजीब सा मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर सिस्टम बताता है कि तुम्हें क्लास के साथ साथ एक नया सोल समन भी दिया जा रहा है, और ये सोल समन तुम्हारे क्लास के साथ आया है, इसलिए तुम इसको हटा नहीं सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फर्स्ट सोल रेल्म है उसका जगह ले चुका है। इसके बाद हम इस सोल समन के स्किल को देखते हैं, जहाँ पे इसके पास एक स्पेशल एस रैंक का स्किल रहता है जो कि होता है सोल अटैक, और ये एक पैसिव स्किल रहता है, यानी कि इसके बाद वेन अपने किसी भी अब दुश्मन को मारता है तो वो सिर्फ उसके बॉडी पे ही नहीं लगेगा बल्कि उसके आत्मा पे भी इसका अटैक लगेगा। मतलब बहुत ही मस्त अटैक मारने वाला है। लेकिन अगर जो इसका मतलब सामने वाला दुश्मन है वह इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो तो उस टाइम पे इसका ये स्किल काम नहीं करेगा। वो जो सोल बीस्ट रहता है वह उड़ के आता है और वेन के सर में घुस जाता है, और घुसने के बाद सिस्टम का मैसेज आता है कि जो सोल बीस्ट है वह होस्ट के साथ एक साथ ही मिल सकता है, जिसकी वजह से उसका जो भी एट्रीब्यूट पॉइंट रहेगा वह अपने होस्ट को दे देगा। यानी कि जो होस्ट है इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऊपर से जो होस्ट है वह इसके स्किल का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर वो जब ऐसा करता रहेगा, मतलब जब दोनों एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, उस टाइम पे ये अपना कोई भी दूसरा सोल बीस्ट को समन नहीं कर सकता है, यानी कि इसको उस टाइम पे बस एक ही से फाइट करना होगा।
इसके बाद हम वेन को देखते हैं, जो कि अपने सोल बीस्ट के साथ मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने सोल बीस्ट के साथ मिलने के बाद जो मेरा एट्रीब्यूट्स है वह दूसरे क्लास से बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। इस चीज़ की मदद से अगर इसके बाद कोई भी मेरे सेम लेवल पे आता है मुझसे लड़ने के लिए, तो मैं उसको बहुत ही आसानी से हरा पाऊंगा। मैंने आज तक अपनी पिछली ज़िंदगी में भी इतना ज़्यादा पावरफुल हिडन क्लास नहीं देखा है। वो कमीना कुत्ता जो कि अभी भी गेट के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में चलकर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल बन पाऊंगा। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो का लाइक गोल है 300 लाइक्स। अगर आप लोग 300 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे तो मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा, या फिर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट कमेंट करते हो तो भी मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने के लिए। अभी आपके ऊपर है कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो। तो और हाँ गाइस यार, जाने से पहले इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट वाला वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।